बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 32 तक पास्ट पेपर को पढ़ा था। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आसान अल्फाज में। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि डेली आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल हो सकें। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट वाज साइंड इन। पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर का जो एग्रीमेंट था वो कब साइन हुआ था? 1963 में। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, इंडस बेसन ट्रीटी ऑफ 1960। सिंध तास माहिदा जिसे हमने पढ़ा था बचपन में, वो है इंडस बेसन ट्रीटी ऑफ 1960। 1960 में जो इंडस बेसन ट्रीटी यानी सिंध तास माहिदा हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इज रिलेटेड टू डैश प्रॉब्लम। किस मसले के बारे में था? वाटर के बारे में, पानी के मसले पे हुआ था ना, जिसके तहत 3 दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए थे और 3 इंडस को इसको मिले थे, इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, विच वाज द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एंड इंडिपेंडेंट स्टेट। पाकिस्तान को आज़ाद रियासत के तौर पर सबसे पहले किसने तस्लीम किया था? ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारे पास, हाउ मेनी टाइम्स डिड महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया। महमूद गजनवी ने इंडिया पर कितनी बार हमला किया था? 17। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, द डेजर्ट इज लोकेटेड इन। डेजर्ट यानी सहरा किस सूबे में है? गिलगित में है, केपीके में या पंजाब में है? करेक्ट आंसर इसका बी है, पंजाब में है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, सिंध वाज कनक्योर्ड। आज भी मैंने वही मिस्टेक की, मैंने स्कैन कर लिया और मुझे क्लियर नजर नहीं आ रहा है, चले मैं इसे जूम कर लेती हूँ। सिंध वाज कनक्योर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम। सिंध को फतह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। कब? सी इसका करेक्ट आंसर है। ग्रुप वालों को तो मैंने ये पढ़ाया भी थे डिटेल से। 712। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, पाकिस्तान परचेज्ड गवादर फ्रॉम ओमान। पाकिस्तान ने गवादर जो पाकिस्तान की बंदरगाह है किस कंट्री से ली थी? ओमान से ली थी। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, फॉर हाउ मच रुपीज रंजीत सिंह सोल्ड द कश्मीर। रंजीत सिंह ने कश्मीर को कितने रुपीज में सेल किया था, बेच दिया था? 7.5 मिलियन में। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, द मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट इज एशिया। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, इसका तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा, मोस्ट पॉपुलस खास कौन सा है कॉन्टिनेंट बरे सगीर? एशिया ही है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास, हेमोडियालिसिस क्लीन्स ब्लड। क्या है हेमोडियालिसिस? इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। ये एक ऐसा मुआलजाती तरीका होता है, हेमोडायलिसिस के नाम से जो मशहूर है, जिसके जरिए खून को मसनूई तरीके से साफ किया जाता है। जब फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं, इंसानी जिस्म के खून को फिर साफ किया जाता है हेमोडायलिसिस तरीके से। जब फेफड़े इंसान के काम करना छोड़ने लग जाते हैं तब खून साफ किया जाता है ताकि उसके फेफड़ों पे मजीद आलूदा खून का असर ना हो। इंसानी जिस्म में टोटल कितना खून होता है? 6 लीटर होता है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, जैसे वीकनेस की वजह से या कुछ डिजीजेस की वजह से, वरना इंसानी जिस्म में 6 लीटर खून होता है। और हेमोडायलिसिस के अमल में एक वक्त में आधा लीटर खून साफ किया जा सकता है। इंसान का सारा खून एक ही वक्त में साफ नहीं किया जा सकता। इस अमल के जरिए इंसान का बैक वक्त आधा लीटर खून साफ किया जाता है, जिसमें 2 सुरेंज इस्तेमाल की जाती हैं। एक सुरेंज से गंदा खून निकाला जाता है और दूसरी सुरेंज से स्किन के दूसरी साइड से, मतलब बाजू में 2 सुरेंज अगर बाजू से निकाला जा रहा है, और मोस्टली बाजू से ही साफ किया जाता है इंसान की, क्योंकि इससे इजी रहता है। तो एक सुरेंज से आलूदा खून निकाला जाता है तो फौरन दूसरी सुरेंज से नया खून, साफ खून इंसानी जिस्म में पहुंचाया जाता है। इस तरीके को कहते हैं हेमोडायलिसिस और ये ब्लड को क्लीन करता है।
क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, द लार्जेस्ट इसलैंड ऑफ पाकिस्तान इज एस्ट्रोलो। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, व्हेन इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO एस्टेब्लिश्ड। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो कि मुखफ़्फ़ है ECO का, ये कब एस्टेब्लिश हुई? 1985 में। अब ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका करवा देती हूँ। ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका जिसका ये RCD तंजीम का नया नाम है। RCD क्या थी? रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। RCD इस्तांबुल में 3 मुस्लिम ममालिक जिनमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के दरमियान एक मुआहिदा साइन हुआ था कि एक RCD नामी इदारा कायम किया जाएगा। RCD जैसा कि इसके नाम से भी ज़ाहिर है, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। RCD कुछ सियासी मसाइल की वजह से अपने मकासद के हुसूल में नाकाम रही थी। तभी 1979 में ईरान में ये इस्लामिक रेवोल्यूशंस की वजह से और कुछ सियासी इंतशार की वजह से ये सस्पेंड कर दी गई थी, यानी इसे अप्रूव तो किया गया था लेकिन ये कायम नहीं हो सकी थी बाकायदा तौर पर। और फिर कब हुई थी ये RCD कायम? 1979 में, जो कि बुनियाद थी ECO की। ठीक है, और से क्वेश्चन को समझिएगा, अगर पेपर में आ जाए तो इसे क्लियर कर रही हूँ मैं आपको। इसलिए RCD जो बनी थी वो 1979 में बनी थी, जबकि ये सस्पेंड हो गई थी। 3 ममालिक के दरमियान बनी थी, कुछ मसाइल की वजह से ये सस्पेंड हो गई थी। बाकायदा तौर पर इस इदारे ने काम नहीं किया था। और फिर 1985 में ईरान ने पाकिस्तान और तुर्की से RCD को दोबारा रीएक्टिव करने की रिक्वेस्ट की थी, यानी कि RCD जो इदारा था वैसा या तो नया इदारा बनाया जाए या उसी को रीएक्टिव किया जाए, ये रिक्वेस्ट की थी उन्होंने। और फिर ये इदारा एक नए नाम से, जो कि है ECO, इस नाम से रीन्यू हुआ। और फिर ये बाकायदा तौर पर ये साइन कब हुआ, रिक्वेस्ट कब की गई और साइन कब हुआ? 1985 में। गौर से सुनिएगा। और फिर ये 1992 में इसमें मज़ीद कुछ ममालिक शामिल हो गए थे और 1992 में ही इसका पहला सरबराही इजलास हुआ था, साइन हुआ था और मंजूर हुआ था ये इदारा 1985 में नए नाम ECO से। लेकिन 1992 में ये इदारा, इसमें मज़ीद कंट्रीज़ शामिल हो गए थे और इसका पहला सरबराही इजलास भी 1992 में ही हुआ था। अब ECO में 10 ममालिक शामिल हैं, जिनमें पाकिस्तान है, ईरान है, तुर्की है, अफ़गानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, काज़किस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और अज़रबैजान शामिल हैं। इन 10 कंट्रीज़ को मैंने किस तरह से याद किया था जब मैंने पढ़ा था ये? मैंने यही याद किया था कि तुर्की के साथ बाकी सारे राइमिंग वर्ड्स वाले कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, इस तरह से मैंने याद किया था, तो मुझे आज तक नहीं भूला ये। और ECO की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? ये क्वेश्चन अक्सर पास्ट पेपर में मैंने पढ़ा था, आया हुआ होता है। ECO की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसका हेड क्वार्टर, यानी ECO का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये तेहरान में है। ECO के ऑब्जेक्टिव्स यानी मकासद क्या हैं, ये भी थोड़े से डिस्कस करती चलूँ आपके साथ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ECO के जो मेंबर ममालिक हैं उनके दरमियान ट्रांसपोर्ट का निज़ाम, कॉमर्स और इंडस्ट्री वगैरह में रिलेशनशिप, तिजारत वगैरह और शिपिंग सर्विस को बेहतर बनाने के लिए, इसके अलावा इन मेंबर ममालिक में टेक्निकल स्किल्स और टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करना इस इदारे का, यानी इस तंजीम ECO का के मेन मकासद हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास, इफ बैट्समैन इज आउट ऑफ द cricket and wicket keeper hits the wicket, this wicket is called stump. आउट ऑफ द क्रिकेट नहीं, आउट ऑफ द क्रीज, वो जो एरिया होता है विकेट, बैट्समैन जहाँ बॉल को हिट करता है, और जब बॉल प्ले ग्राउंड में कहीं भी जब उसे बैट्समैन हिट करता है, मुझे क्रिकेट ज़्यादा नहीं आती लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ आपको। जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो वो दूर चली जाती है ना हवा में उछलती हुई। इसी दौरान बैट्समैन जब तेज़ी से भागता है और जहाँ से बॉल उसे फेंकी जाती है, मुझे क्रिकेट का ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन बस थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको।
तब वो जल्दी जल्दी कुछ राउंड लगाता है और उसे उसके मार्क्स मिलते हैं, स्कोर मिलते हैं 1-2 की सूरत में, वही एरिया जो होता है वो क्रीज होता है। जब वो आउट ऑफ द क्रीज होता है विकेट कीपर, तो इस विकेट को क्या कहते हैं? इसे स्टंप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, द लैंड लाइंग बिटवीन द रिवर रावी एंड रिवर चेनाब इज कॉल्ड। रिवर रावी और रिवर चेनाब के दरमियान जो एरिया है खुश्की का, वो क्या कहलाता है? वो रचना दोआब कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास, व्हेन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान लियाकत नेहरू पैक्ट कब साइन हुआ था? ए इसका करेक्ट आंसर है 1950 में। अब लियाकत नेहरू पैक्ट है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। जब इंडिया और पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो दोनों ममालिक के माबैन अमन के लिए पाकिस्तानी वज़ीर आज़म यानी लियाकत अली खान के साथ 5 और लोग थे, यानी ये 6 लोगों का वफ्द इंडिया मुज़ाकरात के लिए गया था, अमन के लिए। क्योंकि जब पाकिस्तान बना था तो बहुत से मसाइल, एक मसला कश्मीर, दूसरा पानी का मसला, कुछ मौशी मसाइल की वजह से इन दोनों के माबैन कशीदगी रहती थी, इंडिया और पाकिस्तान की माबैन, और अभी भी कशीदगी चल रही है। उस वक्त कुछ ज़्यादा थी, नया नया गुस्सा था इंडिया को पाकिस्तान अलग हो जाने का। तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म था लियाकत अली खान, वो 5 मज़ीद लोगों के साथ, यानी टोटल 6 लोगों का वफ्द, ये भी पास्ट पेपर में आया हुआ था कि कितने लोगों का वफ्द गया था इंडिया, 6 लोगों का वफ्द अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए गया था। कब गया था? ये 12 अप्रैल 1950 को। उस वक्त इंडिया का जो वज़ीर आज़म था उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू, इसलिए इस मुआहदे को लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहा जाता है। लियाकत अली खान पाकिस्तान का और नेहरू इंडिया का वज़ीर आज़म था, और इन दोनों के दरमियान ये मुआहदा हुआ था। इस मुआहदे में दोनों ममालिक की अक़लियतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात हुई थी, और ये मुआहदा 8 अप्रैल 1950 को साइन हुआ था। गया था वफ़द 12 अप्रैल को, जबकि 18 अप्रैल को, 8 अप्रैल नहीं, 18 अप्रैल, आई एम रियली सॉरी, मेरे जहन में थोड़ी सी वो भूल रही थी मैं, ये है कन्फर्म, 2 अप्रैल 1950 को वफ्द गया था, और 8 अप्रैल 1950 को ये मुआहदा साइन हुआ था। और इसका दूसरा नाम मुआहदा दिल्ली भी है, इंडिया वाले इसे मुआहदा दिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि ये दिल्ली में साइन हुआ था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 48, सर सैयद अहमद शहीद स्टार्टेड जिहाद मूवमेंट, मिसिंग है, ये थोड़ा मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ। सैयद अहमद शहीद ने किन के दरमियान जिहाद किया था? सैयद अहमद शहीद ने सिख रूलर्स के दरमियान, सिख शहनशाहों के दरमियान जिहाद किया था। कौन था सैयद अहमद शहीद? ये इंडिया का एक मुसलमान था। बरतानवी हुकूमत की साजिशों से इंडिया के मुसलमानों को बचाना चाहता था, और 1823 में रंजीत सिंह के खिलाफ इसने जिहाद किया था। रंजीत सिंह के खिलाफ, सिखों के खिलाफ। उन्होंने सिखों से 2 बड़ी जंगें की थी और सिखों को शिकस्त दी थी, क्योंकि सिख उसकी रास्ते में वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मजालिम से मुसलमानों को बचाना चाहता था, लेकिन सिख उसकी मुखालफत करते थे, इसलिए उसने सिखों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें की थी और सिखों के खिलाफ जिहाद किया था। उनका मेन मकसद क्या था कि इंडिया में इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 49, विच मशरूम इज़ नॉट ईडेबल। ईडेबल क्या होता है? ईडेबल इसे कहते हैं जिसको खाया जा सके, नॉट ईडेबल जिसे ना खाया जा सके। मेरी एक स्टूडेंट पहले भी कह रही थी कि ये ईटेबल होगा, ईडेबल ही होता है ये, यानी जिसे खाया जा सके। मशरूम खुम्बियाँ जिसे हम कहते हैं, खुम्बियाँ बचपन में हमने देखी भी थी। उस तरह की मशरूम्स की 3 अक़साम होती हैं, जिनमें से 2 को खाया जा सकता है और एक जहरीली होती है जिसे नहीं खाया जा सकता, और इसे अमोनिटा फोलाइड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, किडनी स्टोन इज कॉल्ड
از کازڈ ڈیو ٹو، کڈنی اسٹون جو ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ کیوں پیدا ہو جاتے ہیں انسانی جسم میں، انسان کی کڈنی میں؟ ان کی وجہ ہوتی ہے کیلشیم آکسالیٹ۔ کیلشیم آکسالیٹ کیا ہے، اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک ایسا کیلشیم ہوتا ہے جس کی مقدار اگر انسان کے جسم میں بڑھ جائے تو وہ کڈنی میں اسٹون کا باعث بن جاتی ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ہے ہمارے پاس کوسچن نمبر 59، کیبنٹ مشن پلان واز اناؤنسڈ ان ڈیش ایئر۔ کیبنٹ مشن پلان فیبرری 1946 میں اناؤنس کیا گیا تھا۔ کیبنٹ مشن پلان ہے کیا، اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ 1945 اور 46 کے الیکشن کے بعد جب مسلمانوں کی نمائندہ جماعت مسلم لیگ کو شاندار کامیابی ہوئی تھی تو برٹش گورنمنٹ نے فیوچر پلاننگ کے لیے ایک کابینہ قائم کی تھی، کیونکہ برٹش گورنمنٹ تو مسلمانوں کے خلاف تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلم لیگ مسلمانوں کی نمائندہ جماعت کے طور پہ سامنے آئی ہے تو انہوں نے فیوچر پلاننگ کے لیے ایک کابینہ قائم کی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ مستقبل میں عبوری حکومت جو ہوگی قائم کی جائے گی، اس میں کتنی سیٹس ہونی چاہیے، یا اس کے بارے میں اس حکومت کی مزید پلاننگ کیا ہونی چاہیے، اس طرح کچھ ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے ایک مشن پلان، کیبنٹ مشن پلان تجویز دیا تھا، بھیجا تھا۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، لاؤڈ اسپیکر وائس از انکریز ڈیو ٹو۔ لاؤڈ اسپیکر کی جو آواز ہوتی ہے، یعنی بلند آواز جو ہوتی ہے، وہ کیوں بڑھتی ہے، کس وجہ سے بڑھتی ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر، ویسے ہائی انرجی دیکھا جائے تو ہائی توانائی تھوڑا کنفیوز کرنے والا یہ ہے، اس کا کریکٹ آنسر ہے ہائی فریکوینسی۔ فریکوینسی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ تعدد، زیادہ تعداد میں ہونا۔ زیادہ کسی چیز کی جب تعداد ہوتی ہے ظاہر سی بات ہے تو شور پیدا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے کوسچن نمبر 53 ہمارے پاس، کوکنگ گیس از آلسو کالڈ۔ کوکنگ گیس کا دوسرا نام کیا ہے؟ پروپین۔ کوسچن نمبر 54 ہے ہمارے پاس، وین مغل کنگ ہمایوں ریکیپچرڈ دلی۔ دلی پر دوبارہ دلی کو کب فتح کیا تھا مغل کنگ ہمایوں نے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے 1555 میں۔ ہو واز ہمایوں، اس کے بارے میں نے ڈیٹیل سے ایک ویڈیو شیئر کی ہوئی ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسے لازمی دیکھیں۔ کوسچن نمبر 55 ہے ہمارے پاس، دا اسکیپ آف واٹر مالیکیولز فرام سرفیس از کالڈ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسکیپ منی چھوٹنا، گرنا، تعلق توڑنا، الگ ہو جانا۔ واٹر مالیکیولز پانی کے اجزاء کا سطح سے، کسی بھی سطح سے الگ ہو جانا کیا کہلاتا ہے؟ ایوپوریشن کہلاتا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، جب ہم کپڑے دھو کے تار وغیرہ پہ ڈالتے ہیں تو جب ان کے ڈراپس مین سطح سے، یعنی پانی کپڑے میں جذب ہوتا ہے تو وہ پانی کی وہی سطح ہوتی ہے اس وقت، جب وہ ان کپڑوں سے گرتا ہے اور نیچے زمین میں جذب ہوتا ہے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ایواپوریشن۔ یہ ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا ہے میں نے آپ کو۔ اچھا جی، نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس، ہو اسٹارٹ دا فرائضی موومنٹ۔ فرائضی موومنٹ کس نے اسٹارٹ کی تھی؟ اس کا کریکٹ آنسر ہے حاجی شریعت اللہ نے، جو کہ وہابی تھے، اور 1818 میں وہ جب حج کرنے کے بعد اپنے وطن بنگال واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے غیر اسلامی روایات کو اپنا لیا ہے، جس کا انہیں بہت دکھ ہوا۔ اس لیے انہوں نے بنیادی اسلامی تعلیمات سے بیگانہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک فرائضی موومنٹ جاری کی تھی۔ فرائضی، جس میں فرائض کے بارے میں بتایا جائے، یعنی کہ مسلمانوں نے بدعتوں کو اپنا لیا تھا، دین میں نئی نئی اپنی طرف سے باتیں شامل کر لی تھی، مین فرائض جو تھے، جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں، ان سے بیگانہ ہو گئے تھے، تو حاجی شریعت اللہ نے فرائضی موومنٹ جاری کی تھی۔ فرائضی تحریک کا آغاز انہوں نے اس مقصد کے لیے کیا تھا کہ مسلمانوں کے معاشرے سے غیر اسلامی رسوم کا خاتمہ کر کے اسلامی معاشرہ قائم کیا جائے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس 57، دا لمینس باڈی ایمٹس۔ ایمٹس مین فراہم کرنا، چھوڑنا یا نکالنا۔ لمینس باڈی وہ چیزیں جو روشنی دیتی ہیں۔ لمینس باڈی ایمٹس، لمینس باڈی مہیا کرتی ہے ڈیش، آنسر ہے اس کا لائٹ، فار ایگزامپل مون۔ کوسچن نمبر 58 ہے ہمارے پاس، نائٹروجس ویسٹ۔ نائٹروجس ویسٹ جو ہوتا ہے excreted through urine in
ह्यूमन इज यूरिया। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, वर्ल्ड वार वन स्टार्टेड इन विच ईयर। मैंने ग्रुप वालों को ये पढ़ाया हुआ है वर्ल्ड वार वन के बारे में, और मैंने इस पे डिटेल से एक वीडियो भी शेयर की हुई है, इसकी रीजंस क्या थी सारी डिटेल से। ये 1914 में शुरू हुई थी वर्ल्ड वार वन। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारे पास, चूज द एंटोनिम ऑफ डेनी। डेनी का जो एंटोनिम है यानी उलट है वो क्या है? डेनी का मतलब है इनकार करना, और इसका जो उलट है यानी एंटोनिम है वो है एक्नॉलेज यानी तस्लीम कर लेना, मान लेना। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारे पास, चूज द एंटोनिम ऑफ डिटेस्ट। डिटेस्ट का एंटोनिम क्या है यानी उलट क्या है? डिटेस्ट का मतलब है नफरत करना, सो इसका एंटोनिम क्या होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, लव। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, आई विश माई फादर डैश अलाइव टूडे। Was alive today, मेरे फादर आज जिंदा होते, ये मेरी ख्वाहिश है। क्वेश्चन नंबर 63 है हमारे पास, poke one's nose into। इसका मतलब क्या है? दिस इज एन इडियम, ये एक इडियम है। इडियम का मतलब कुछ उलट होते हैं, थोड़े से मतलब सेम वैसे नहीं होते। one's nose यानी किसी की नाक में पोक करना वगैरह इस तरह से नहीं होते। इसका मतलब ये है कि टू गेट इन्वॉल्व्ड इन, किसी के मसले में, किसी की प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो जाना। क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास, व्हाट इज सबवे। ये रिसेंटली मॉनिटर्स का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, व्हाट इज सबवे। अंडरग्राउंड पैसेज, अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है उसे सबवे कहते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।